जो लिंडनर, जिनको हम जो एस्थेटिक्स के नाम से भी जानते थे, वो एक जर्मन फिटनेस इन्फ्लुएंसर, एक बॉडी बिल्डर थे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई और उनकी एज जो थी वो सिर्फ 30 इयर्स थी। अब ऑफ कोर्स जब उनकी डेथ हुई तो एज यूजुअल बहुत सारा ह्यू एंड क्राई हुआ सोशल मीडिया पे और बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड होने लगी और हर बार की तरह किसी ने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को ब्लेम किया, किसी ने प्रोटीन्स को ब्लेम किया विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उनकी डेथ का रीजन क्या था एट सच अ यंग एज। नो डाउट्स कि वो एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर भी थे और वो एनाबॉलिक्स भी यूज करते थे, लेकिन उनकी जो डेथ का रीजन है वो एनाबॉलिक से कहीं पर भी लिंक नहीं है। इनफैक्ट जिस रीजन से उनकी डेथ हुई है उस रीजन से हर साल वर्ल्ड ओवर 2 से लेकर 5 लाख लोगों की डेथ होती है। उनकी डेथ के पीछे जो रीजन पाया गया उसे हम कहते हैं एन्यूरिज्म। अगर एन्यूरिज्म को हम बेसिक तरीके से समझें तो आपकी बॉडी में अगर किसी ब्लड वेसल में कहीं पर कोई वीक एरिया है, वहां पर किसी रीजन की वजह से एक बल्ज आ जाता है, वो बलून हो जाता है। आप ऐसा इमेजिन करके देखिए कि एक पाइप है आपके पास और पाइप के किसी पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग आ गई है, फूल गई है एक जगह से पाइप, और अगर किसी रीजन से ये जो बलूनिंग है ये रुकती नहीं है तो इससे जो आपका ब्लड वेसल है वो रप्चर हो सकता है, फट सकता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे उस बलून का साइज बढ़ता है ब्लड वेसल की जो वॉल होती है वो वीक होती जाती है। और अगर ये किसी रीजन से रप्चर होता है, बहुत ही डेंजरस फिनोमेना है। इससे लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज हो सकता है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो सकती है और मैक्सिमम केसेस में रप्चर से डेथ होती है। इसलिए जब डॉक्टर्स एनेरिज्म की प्रिवेंशन की बात करते हैं तो उनका मेन गोल होता है कि किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर जो बलूनिंग का प्रोसेस है इसको कंट्रोल किया जाए, उसे रप्चर ना होने दिया जाए। ऑल्सो जो एनेरिज्म होता है, जो बलूनिंग होती है ब्लड वेसल की, आपके बॉडी में मल्टीपल एरियाज में हो सकती है, इसलिए डिफरेंट तरह के एनेरिज्म्स होते हैं। ये आपके ब्रेन में हो सकती है, एओर्टा में जो बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है, उसके अलावा नेक में, किडनी में, स्प्लीन में, इंटेस्टाइन्स में, आपके लेग के ब्लड वेसल्स में भी एनेरिज्म हो सकता है। और जो सबसे कॉमन एनेरिज्म होता है वो पाया जाता है एओर्टा में। एओर्टा जो आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, ये आपके हार्ट से आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। अब एनेरिज्म होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज, फैमिली हिस्ट्री, कुछ जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल एथेरोस्क्लेरोसिस से सफर कर रहा है जिसमें आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो प्लाक के जमने से हार्ड हो जाती हैं, अगर किसी को बहुत ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडीमिया है, इसके अलावा स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज, सब्सटेंस अब्यूज, या किसी को कोई ट्रॉमा या इंजरी हुई हो, ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से एनेरिज्म आकर हो सकता है। अब एनेरिज्म में प्रॉब्लम ये है कि ये शायद सिम्टम्स शो करे या शायद इसमें कोई भी सिम्टम्स ना हो और किसी को पता भी नहीं लगेगा उसको एनेरिज्म है। ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का एनेरिज्म एक इंडिविजुअल को अकर हुआ है, उसको डिफरेंट तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को एब्डोमिनल एनेरिज्म है तो उसको कांस्टेंट जो है स्टमक पेन, ग्रोइन एरिया में पेन, चेस्ट या लोअर बैक में पेन रहेगा। अगर किसी को ब्रेन या सेरेब्रल एनेरिज्म है तो उसको सीवियर हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी सिम्टम्स देखेंगे। इसी तरह डिफरेंट तरह के एनेरिज्म्स में डिफरेंट सिम्टम्स एक इंडिविजुअल्स में देखे जा सकते हैं। जॉन लिंडनर की जो गर्लफ्रेंड थी उन्होंने ये बताया कि उनकी डेथ से 3 दिन पहले लिंडनर को कंटिन्यूअस सिवियर नेक पेन हो रहा था और ऐसा माना जाता है कि उनको कैरोटिड जो एनेरिज्म है वो हुआ है। कैरोटिड एनेरिज्म में बेसिकली जो आर्टरी या ब्लड वेसल आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, उसके नियर बाय स्ट्रक्चर्स में कर रहा होता है, उसमें बल जाता है। और अगर किसी को कैरोटिड आर्टरी एनेरिज्म होता है तो उसको मिनी स्ट्रोक या प्रॉपर स्ट्रोक आ सकता है। कैरोटिड या ब्रेन एनेरिज्म की अगर हम वर्ल्ड वाइड सर्वाइवल रेट देखें तो अप्रॉक्सिमेटली 60% लोग जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जनरली 40% लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है। और जिनको ये प्रॉब्लम होती है, जो सर्वाइव कर जाते हैं, उनमें से भी 66% इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन डिफेक्ट हो जाता है। और तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड ओवर अगर हम सिर्फ एओर्टिक एनेरिज्म की बात करें, बाकी एनेरिज्म की तो हम बात ही नहीं कर रहे, उसी से पूरे साल में 2 से लेकर 5 लाख डेथ्स होती हैं वर्ल्ड वाइड और इनमें आधे से ज्यादा जो विक्टिम्स होते हैं उनकी उम्र 50 से कम होती है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि लिंडनर जो है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज कर रहे थे और उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया था, जबकि उन्होंने ये भी बताया था कि वो एनाबॉलिक्स का यूज प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के अंडर कर रहे हैं जहां पे उनके फ्रीक्वेंट मेडिकल चेक्स भी होते रहते थे। ऑल्सो अगर कोई इंडिविजुअल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को अब्यूज कर रहा है तो वो भी एनेरिज्म का एक कारण बन सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये लिंडनर के केस में नहीं देखा गया, क्योंकि जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड ओवर 2 से लेकर 5 लाख लोग सिर्फ एओर्टिक एनेरिज्म से उनकी डेथ होती है, वो सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूजर्स नहीं है। उनमें से रेयरली कोई होगा जो एक्चुअली में एनाबॉलिक्स यूज कर रहा है। ऑल्सो स्टडीज में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं दिखाया गया कि एनाबॉलिक्स की वजह से एक्चुअली में ऐसा कभी देखने को मिला है। अपने
प्रीवियस इंटरव्यूज में लिंडर ने एक और चीज बताई थी कि वो एक और रेयर जेनेटिक कंडीशन से सफर कर रहे हैं जिसका नाम होता है रिपलिंग मसल डिजीज, जिसकी वजह से जो उनकी मसल्स होती हैं वो मूवमेंट या प्रेशर से काफी सेंसिटिव हो जाती हैं। अब अगर हम सारी रिपोर्ट को कंसीडर करें तो एनाबॉलिक्स का एक्चुअली में कहीं पर कोई रोल नहीं आता उनकी डेथ की तरफ। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कोई जेनेटिक रीजन भी हो सकता है इतनी यंग एज में डेथ होने का, क्योंकि एनाबॉलिक्स तो करोड़ों लोग ले रहे हैं और एनेरिज्म से डेथ होना बहुत रेयर होता है बॉडी बिल्डर्स के केस में। इसलिए हम ये नहीं बोलते क्योंकि डॉक्टर्स ने भी ऐसा कोई लिंक नहीं निकाला है। ये सिर्फ एक रीजन उन्होंने सस्पेक्ट किया है कि जेनेटिक रीजन भी हो सकता है जो रिपलिंग मसल डिजीज हो उसकी वजह से कोई लिंक निकल रहा हो सकता है कोई फैमिली हेरिडिटरी हो। एनाबॉलिक्स को भी उन्होंने एक रीजन माना है लेकिन उस पर कोई कंक्लूजन नहीं आया है, ना ही कोई ऐसी फाइंडिंग आई है। और जैसे हम देखा वर्ल्ड ओवर लाखों लोगों की जो एनेरिज्म से डेथ होती है उनमें भी मैक्सिमम लोग कोई एनाबॉलिक्स यूज नहीं कर रहे होते। देखिए जो भी हुआ है वो काफी बुरा हुआ, फिटनेस इंडस्ट्री के लिए एक सेटबैक है, लेकिन हमें सही रीजंस पता होने जरूरी है। मैंने हर बार बोला कि एनाबॉलिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से यूज हो सकते हैं और वो है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, और वो भी वो स्पोर्ट्स जहां पर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करना अलाउड है। देखिए ऑफिशियली सारे डिनाई करेंगे लेकिन अब समझ जाते हैं कि बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग जैसे जो स्पोर्ट्स हैं सब में एनाबॉलिक्स ह्यूज अमाउंट में यूज होते हैं। और इसलिए मैं यंगस्टर्स को स्पेशली बोलता हूं कि प्लीज एनाबॉलिक्स का यूज अगर आपने करना है इट हैज टू बी अंडर अ प्रॉपर सुपरविजन, और अपनी मेडिकल जो आपके चेकअप्स हैं उनको प्रॉपर्ली हर साल कराइए जस्ट टू सी कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा इशू तो नहीं है। अगर आपको कोई हेरिडिटरी इशू है, कोई जेनेटिक इशू है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारे चेक्स कराने आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने बहुत समय से कोई टेस्ट नहीं कराया तो साल में एक आध बार अगर आप कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल करा लेते हैं, मैं ये हर एक को कहता हूं, मुझसे लोग पूछते हैं यंगस्टर्स के सर ब्लड टेस्ट किस किस का कराना चाहिए, उनको मैं कहता हूं देखो साल में कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल करा लो। जितने आपके पॉसिबल टेस्ट हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि कोई भी डेफिशिएंसी ना हो, कोई अंडरलाइंग इशू ना हो। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।